Hi everyone, in this next lecture that is atoms. So in this lecture we have studied about the different atomic models. So first of all, we should have to know what is an atom and who gave this name atom. So according to you, who gave the name atom? Remember one thing, or it is a fact that Indians discover many things like Aryabhat discovered the zero, है ना? मैथ्स में जीरो की कितनी ज़्यादा अहमियत है, you know. और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हुए जो इंडिया में थे, उन्होंने बहुत कुछ डिस्कवर किया. But the problem with Indians is that they do not patent what they have discovered or what they have done. तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम थी. हमारे जो ऋषि मुनि थे आज से वैदिक काल में ही यानी कि कितने भी साल पहले 2500 ईयर्स पहले बहुत सारी चीजें दे दी थी. उन्होंने बताया था सबसे पहले जो पेटेंट है जिनका वो है डाल्टन, है ना. डाल्टन एटॉमिक थ्योरी को सबसे पहले एटॉमिक थ्योरी माना जाता है. हालांकि वो पूरी तरीके से सही नहीं थी. उन्होंने उसमें कहा था कि एटम्स आर इनडिविजिबल पार्टिकल्स ऑफ एनी मैटर और एनी एलिमेंट, है ना. उनको आगे डिवाइड नहीं किया जा सकता. उसके बाद फर्दर जो साइंटिस्ट है उन्होंने जब रिसर्च किया देन दे फाउंड दैट इट इज डिविजिबल. एटम आल्सो हैव सब एटॉमिक पार्टिकल्स जैसे प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन्स. और आजकल फर्दर रिसर्च के बाद ये भी पता चला है कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये भी डिविजिबल है. ये भी किसी छोटी चीज से नहीं बने जिनको क्वार्क्स कहा जाता है. ठीक है. बट उस टाइम पे उन्होंने जो डाल्टन थे उन्होंने अपनी थ्योरी दी थी Dalton's atomic theory. ये इन्होंने दी थी 1808 में. ठीक है. सो 1808 में दी थी. लेकिन इनकी थ्योरी से मतलब इनको माना जाता है फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी क्योंकि इनके नाम पे ये पेटेंट है. लेकिन इंडिया में महर्षि कनान नाम के एक ऋषि मुनि थे. तब क्या होता था इतने साल में तो ऋषि मुनि होते थे. कोई ऐसे स्पेसिफिक टीचर नहीं था. वही टीचर थे, वही सब चीजें अपने विद्यार्थियों को सिखाते थे, ये सब चीजें करते थे. तो इनसे कितने साल पहले 2500 ईयर्स अगो द डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी महर्षि कनान इन इंडिया ही गेव द नेम परमाणु कि किसी भी मैटर की किसी भी पदार्थ की द स्मॉलेस्ट यूनिट सबसे छोटी जो यूनिट होती है वो होती है परमाणु. हिंदी में उन्होंने नाम दिया था, क्या नाम दिया था? परमाणु. विच इज इनडिस्ट्रक्टिबल, मतलब उसको और ज्यादा डिवाइड नहीं किया जा सकता. पर उस टाइम पे मैं आपको बता रही हूँ चीजें जो लिखी जाती थी वो भी क्या होता था. उस टाइम पे तो पेपर भी नहीं था, कागज पे या इसी तरीके से होता था. अगर पेपर पे लिख भी दी जाती थी तो बहुत सालों तक दूसरे उनका राज रहा है इंडिया में, है ना. शासन रहा है. तो उन्होंने उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दिया. नहीं तो इंडिया में बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ थी. नालंदा विश्वविद्यालय था या बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ थी. फॉरनर्स यहाँ पे पढ़ने आते थे. बट चीज़ क्या थी इंडियंस के साथ, वो चीज़ों को उन्होंने पेटेंट नहीं करवाया. इसी तरीके से अगर पेटेंट नहीं करवाया तो आज की जनरेशन जो पढ़ती है वो उन्हीं चीज़ों को पढ़ती है जो पेटेंट करवाई गई है. तो फॉरनर्स ने उन चीज़ों को पेटेंट करवा दिया. ये 2500 साल बाद आए थे. इन्होंने उस चीज़ वही चीज़ इन्होंने कही कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल ऑफ एनी मैटर. पर उन्होंने इस चीज़ को पेटेंट करवा लिया, अपने नाम लिखवा लिया. इसलिए कहा गया कि पहली जो फर्स्ट एटॉमिक थ्योरी थी वो जॉन डाल्टन ने दी, जबकि ये करेक्ट नहीं है. इन्होंने दिया था सबसे पहले महर्षि कनान. इतने साल पहले इनको ये बात बताती. ठीक है. सबसे पहले एटम का नाम इन्होंने दिया था महर्षि कनान. Yes. Dalton's theory. What he said, डाल्टन की थ्योरी से 2500 ईयर्स पहले उन्होंने बता दिया था कि देयर इज indestructible
Indestructible या indivisible, you can use the word indivisible instead of it. So indivisible particles of any matter are known as परमाणु या अणु, ठीक है, अणु या फिर परमाणु, नो मीन्स होगा। Then Dalton gave its atomic theory which you studied in class 9 के NCERT में इनका भी नाम है ना, प्रॉपर डाल्टन की थ्योरी है। What is Dalton's atomic theory? That atoms are smallest indivisible particles. What he said? इन्होंने नाम दिया एटम का, उन्होंने परमाणु या अणु कहा था क्योंकि वो हिंदी में था। So atoms are indivisible, smallest particles of any element या any then element have all the atoms similar in the physical and the chemical properties. जैसे आयरन है तो आयरन की जितनी भी एटम्स होंगे they have similar physical and chemical properties, but different elements have different atoms. जैसे आयरन और ऑक्सीजन है, इनके एटम्स की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, एटम्स डिफरेंट होंगे, ठीक है। When they combine in a fixed proportion to give a compound. जब ये मिलते हैं किसी फिक्स प्रोपोर्शन में तो एक कंपाउंड बनता है, जैसे H2O है तो हाइड्रोजन के 2 एटम्स, ऑक्सीजन का 1 एटम। When they combine in fixed proportion ना, 2:1 में ये कंबाइन हुए तो they give a compound. CO2 है, कार्बन का 1 और ऑक्सीजन के 2, तो ये मिलके कंपाउंड है। So this is the Dalton's atomic theory which you already studied in class 9, तो यहाँ पे उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। This is just the overview. Next we have this about the J.J.Thomson, you also studied in class 9, है ना। So next model is Thomson's model of an atom, या J.J.Thomson's model of an atom. So according to this model, what he said, an atom consists of positive and negative charges in an atom. एक atom है जो positively charged है and the negative charges are embedded in that atom like the seeds in the watermelon. He compared his model with the watermelon. Understood? How he compared? This is the reddish part of the watermelon. He considered it as a positive charge, and there are many black color seeds are embedded in it. These compare these seeds as electrons. That's what I mean. J.J. Thomson compare his model with the watermelon or the plum pudding. Plum pudding के साथ भी compare किया। जिस तरीके से वाटरमेलन में पूरा रेडिश पार्ट होता है, इसी तरीके से उन्होंने क्या कहा, एटम पूरा पॉजिटिव चार्ज है, एटम में पूरा पॉजिटिव चार्ज या एटम जो है पॉजिटिवली चार्ज है। और जिस तरीके से सीड्स होते हैं, सीड्स आर एम्बेडेड इन द वाटरमेलन, सीड्स बिखरे हुए हैं वाटरमेलन में, सिमिलरली नेगेटिव चार्ज है उस पॉजिटिव स्फीयर के अंदर। अंडरस्टूड? और क्या कहा था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। There is equal amount of positive and negative charges in that sphere. That's why an atom is electrically neutral. Atom क्या होता है? Electrically neutral. जितना प्लस चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज। नेट चार्ज कितना आया? That means atom जो है वो पूरा क्या है? Electrically neutral होता है। There are 2 points of J.J.Thomson's model. Number 1 point. An atom consists of a square of positive charge with negative charge electrons are embedded in it like seeds in a watermelon. ठीक है? Second, the positive and negative charges in an atom are equal in magnitude due to which the atom is electrically neutral. He compared his model with watermelon or plum pudding. Understood that? But his model fails. What are the causes of the failure of his model? It could not explain the spectral series of hydrogen atom. There are some series. You heard about the series, Lehman series, Palmer series in chemistry. You have heard, है ना? So he doesn't explain the spectral series of
hydrogen atom. Second, he could not explain the observations in gold foil scattering experiment. जो भी एक्सपेरिमेंट हुआ था गोल्ड स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का रदरफोर्ड का, उसमें स्कैटरिंग क्यों होती है गोल्ड फॉइल से, तो ही कुड नॉट एक्सप्लेन दैट, दैट्स व्हाई इट फेल्स। ठीक है, क्योंकि एक्चुअली में क्या है, जब बहुत ज्यादा साइंटिस्ट ने रिसर्च किया, अपने मॉडल दिए, देन एट द एंड क्या पता चला कि एटम तो ठीक है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, बट पूरा पॉजिटिव वो नहीं है। ठीक है, ओनली न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज्ड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ protons. Understood now? So these are 2 points of Thomson's atomic model, and these are 2 points of the failure of this model. Understood that? Next model we have alpha particle scattering experiment, या alpha scattering experiment, या Rutherford's alpha scattering experiment. इसको हम क्या कह सकते हैं? अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हो उसको, या फिर रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल भी कह सकते हैं, रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट भी कह सकते हैं। So in 1911, यानी 1911, Rutherford along with his 2 students, जो असिस्टेंट थे या स्टूडेंट थे, उनकी पीएचडी में 2 स्टूडेंट्स थे, इज अ प्रोफेसर, तब उन्होंने रिसर्च किया था, जब ये एक्सपेरिमेंट जो परफॉर्म किया था, परफॉर्म अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट, ही चूजेस द गोल्ड फॉइल। अब गोल्ड फॉइल ही उन्होंने क्यों चूज की, व्हाट इज द रीजन ऑफ चूजिंग ओनली द गोल्ड फॉइल, व्हाई नॉट एनी अदर मटेरियल और द एटम और हाइड्रोजन या कुछ भी और, बिकॉज गोल्ड मेटल इज मोस्ट malleable and ductile also. What is malleability? The metal, the property of the metals to convert them into thin sheets. So पतली से पतली शीट गोल्ड की बनाई जा सकती है और बहुत पतली वायर भी बनाई जा सकती है ना, that is ductility, that is different. But we use malleability property here कि gold is most malleable metal, बहुत पतली एक foil उसकी बनाई जा सकती है। foil you understood ना? You use aluminium foil to wrap the food, है ना? आप जब लंच लेके आते हो तो आप लंच जो पैक करते हो किसमें पैक करते हो, एल्यूमिनियम फॉइल में पैक करते हो। वो क्या है, वो एल्यूमिनियम मेटल की एक पतली सी शीट है, एक फॉइल है, तो एल्यूमिनियम की फिर भी थोड़ी थिक होती है, बट गोल्ड क्या है और भी ज्यादा मेलिएबल है, बिल्कुल पतली इसकी शीट बन सकती है, और जितनी ज्यादा हमारे पास पतली थिन शीट होगी, ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है इसमें से अल्फा पार्टिकल्स को। अंडरस्टूड दैट? तो क्लियर ऑब्जर्वेशंस के लिए थिन से थिन फॉइल चाहिए थी रदरफोर्ड को, सो दैट व्हाई ही यूजेस द गोल्ड फॉइल। अंडरस्टूड दैट? So he chooses the gold foil because it is the most malleable, so that it can be made thick as economy. 2.1 into 10 raised to the power -7 meter. इतनी thin वो sheet थी। Also its atom is comparatively larger. और इसका एटम भी क्या था, थोड़ा सा बड़ा, साइज बड़ा है ना, जितना एटॉमिक बड़ा होता रहता है उतना साइज बड़ा होता है, उतनी ऑर्बिट्स बढ़ती रहती है। So what is the atomic number for gold? 79. Understood? So these are the reasons, that's why the Rutherford chooses the gold foil for the scattering, alpha scattering experiment. So what does this experiment? He took any radioactive element, उन्होंने क्या लिया, radioactive element लिया जिसमें से अल्फा पार्टिकल एमिट हुए थे, there is a beam of the alpha particles, so he put that radioactive element in this is a lead cavity, lead cavity. This is lead. So he took that radioactive element. Why he took radioactive element? क्योंकि एक्सपेरिमेंट का नाम है अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। He need a beam of alpha particles for the experiment. And as you know, what is radioactivity? Radioactivity is a phenomenon of spontaneous emission of the particles from a radioactive element.
एकदम से बिना विदाउट एनी apparent cause there is emission of alpha radiations, beta radiations and gamma radiations from a radioactive element, from an element whose atomic number is greater than 80. उसमें इतने सारे पार्टिकल्स हो जाते हैं कि वो अपने आप एमिट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा या गामा पार्टिकल्स. सो ही चूजेस अल्फा पार्टिकल्स. In the nuclei chapter we studied about the radioactivity in detail. Okay. So radioactive element उन्होंने लिया, इस लीड कैविटी में रखा, जहाँ से अल्फा पार्टिकल्स आ रहे थे, पूरी बीम आ रही थी, कंटिन्यूअस बीम आ रही थी अल्फा पार्टिकल्स की. Then we took a collimator. Collimator उन्होंने लिया, why we took a collimator? ठीक है. Collimator क्यों लिया बेटा? यहाँ पे collimator उन्होंने लिया, ताकि क्या हो, यहाँ वहाँ ना जाए अल्फा पार्टिकल्स. ठीक है. Suppose this is the lead cavity. यहाँ पे can we put that element, radioactive element, ठीक है? Then so from this is the source of alpha particles. ठीक है? Source of the alpha particles. ठीक है? We put that source in the lead cavity. So we took radioactive element so that alpha particles, the beam of the alpha particles get started. Alpha beam निकल सके वहां से. उसके बाद we uses collimator. What is the use of collimator? So that alpha particles do not scatter from here and there. They just go in a straight line and strike the gold. ठीक है ना? ताकि एक narrow beam जाए. Alpha particles do not spread here and there. Just they go in a straight line and strike on the gold. यहाँ पे उन्होंने gold foil ली. You know, as I told you, what is the reason of taking only the gold foil? Why not hydrogen or any other atom? Because gold is a most malleable metal. It can be converted into as thin as possible. सबसे पतली अगर किसी की शीट हो सकती है तो गोल्ड की हो सकती है. हाइड्रोजन की क्यों नहीं हो सकती? Because hydrogen is very light element. बहुत कम एटम्स होते हैं, तो इतनी ज्यादा अच्छी ऑब्जर्वेशंस नहीं होती जितना गोल्ड से होती है ना? That's all. So what happened? When alpha particles strike on this gold foil, these are deflected in different directions. जैसे ही gold foil पे alpha particles strike हुए, वो क्या हुए? Deflected, scatter in all directions. ठीक है, अभी हम observations करते हैं कि what are the different types of observations. But they scattered from striking with the gold foil. There is a rotatable detector. यहाँ पे एक detector है which detect कि which alpha particle is scattered by which angles. ये रोटेबल डिटेक्टर जो क्या करता रहता है? ये बताता है कि कौन सा अल्फा पार्टिकल कितने डिग्री से स्कैटर हुआ. एंड देयर इज अ जिंक सल्फेट स्क्रीन. दिस इज अ जिंक सल्फेट स्क्रीन. जैसे ही अल्फा पार्टिकल इस पे स्ट्राइक करता है, इट ग्लोज. अंडरस्टूड दैट? जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे स्ट्राइक हुए, दे स्कैटर्ड इन ऑल डायरेक्शंस. तो जैसे ही वो स्कैटर हुए, when they strike with the zinc sulfate screen illuminates as they strike. जैसे कोई से टकराते थे वो illuminate होते थे. And this rotatable detector detect the angle of scattering, कि किस पार्टिकल का कितना angle of scattering है, कितना angle of deflection है. Understood that? So this is alpha scattering experiment. This is this circular fluorescent screen या zinc sulfate screen. This is the thin gold foil. जैसे ही अल्फा पार्टिकल्स यहाँ पे आए, they scattered in different directions. जैसे ही वो टकराते थे, ये स्क्रीन क्या करती थी? illuminate करती थी, ग्लो करती थी. ठीक है? So there is a rotable detector जो डिटेक्ट करता रहता था कि अब इतने पार्टिकल्स इतने डिग्री से स्कैटर हुए हैं, इतने पार्टिकल्स इतने डिग्री से स्कैटर हुए. अंडरस्टूड ना बेटे? And zinc sulfate screen shines at a point where the alpha particles strikes. Radioactive substance used was bismuth.
Rotable detector which measures scattering angle of alpha particles. Understood that? Then observation. What are the observations that Rutherford made from his alpha scattering experiment? What he observed first, most of the alpha particles went undeflected within 1 degree. यानी कि most of जो alpha particles थे, they passed straight without any deflection. सीधे चले गए थे most of particles. Understood? So most of सीधे चले गए थे तो what conclusion he made? इससे क्या conclusion निकला? कि कोई डिफ्लेक्शन नहीं हो रही. अल्फा पार्टिकल्स पहले डिस्कवर हो गए थे तो ही नोज दैट अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स. उनको पता था पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं एंड दे पास स्ट्रेट फ्रॉम द गोल्ड फॉइल. इसका मतलब देयर इज एम्प्टी स्पेस, मच एम्प्टी स्पेस इनसाइड दैट गोल्ड फॉइल, यानी कि इनसाइड द एटम. अगर हम आज का स्ट्रक्चर पढ़े एटम का तो कैसा है? दिस इज एटम. There is very, what is the size of the atom? जो Rutherford ने दिया था 10 raised to power -10 मीटर and nucleus -15 मीटर. तो -10 से -15 के बीच में there is empty space. ठीक है, तो जो इस empty space से पास हुई, ये empty space से पास हुआ. This one also passes through the empty space. This one also passes through the empty space. This one also. They pass straight. तो उनकी first observation क्या थी from this experiment? That most of the alpha particles pass straight. So what conclusion he made from this observation? That there is empty space. There is much empty space inside the atom. इसलिए तो वो deflect नहीं हुए. That's why alpha particles do not deflect. They just pass straight. Next, only 0.14% alpha particles deflected more than 1 degree. Some few deflected from small angles. ठीक है ना? Some deflected from the small angles. कुछ ऐसे थे जो डिफ्लेक्ट हुए बट बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. जैसे ये बहुत स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए. ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे थे जो which are deflected by small angles. अब why they deflect? Alpha particles are positively charged particles. वो डिफ्लेक्ट हुए, that means there is something. इसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, रिपल्शन हुआ. तो रिपल्शन किस किस के बीच में होता है? बिटवीन द सिमिलर चार्जेस. इसका मतलब देयर इज सम नियरली 1 in 8000 डिफ्लेक्टेड मोर देन 90 डिग्री. 8000 में से एक ऐसा था जो 90 डिग्री के से ज्यादा से डिफ्लेक्ट हुआ, मतलब लार्ज डिफ्लेक्शन हुई वहां. ठीक है, क्या हुई वहां पे? लार्ज डिफ्लेक्शन इज देयर. ठीक है, वेयर इज द लार्ज डिफ्लेक्शन? दिस इज द लार्ज. ये बिल्कुल उसके न्यूक्लियस के जो सेंट्रल कोर है उसके पास कहीं स्ट्राइक किया था. ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट डिफ्लेक्टेड. व्हाई इट डिफ्लेक्टेड? बिकॉज़ अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज्ड. देयर इज समथिंग एट द सेंटर from where the alpha particle get deflected with large angles. In which two particles deflection is there? Which have same charge. Repulsion is there, electrostatic force of repulsion is there. That's why it deflected with a large angles. तो इन दो पॉइंट से इन्होंने क्या कहा कि डिफ्लेक्शन हुई. कई पार्टिकल्स के अल्फा पार्टिकल्स की स्मॉल डिफ्लेक्शन हुई, कई अल्फा पार्टिकल्स की लार्ज डिफ्लेक्शन हुई. इसका मतलब देयर इज समथिंग एट द सेंटर ऑफ द एटम जो पॉजिटिवली चार्ज है, क्योंकि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है, कुछ पॉजिटिव होगा इनसाइड दैट एटम जिसकी वजह से पॉजिटिव में रिपल्शन हो रहा है, डिफ्लेक्शन हो रही है. जब जो अल्फा पार्टिकल उस सेंटर के बिल्कुल पास जा रहा है, डिफ्लेक्शन ज्यादा हो रही है. इट मींस देयर इज समथिंग पॉजिटिवली चार्ज इनसाइड द, बिल्कुल सेंटर में है कोई चीज, एक और है, एक छोटा सा सर्कल है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जिसकी वजह से लार्ज रिफ्लेक्शन होगी, रिपल्शन होगी. तो इन दोनों से उन्होंने क्या कहा था, थर्ड वन से भी, कि देयर इज अ सेंट्रल कोर व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज एंड वेयर द होल मास एंड द होल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड. कुछ तो पॉजिटिव चार्ज वहां पे है और पूरे एटम का कि मोस्ट ऑफ भी खाली है, लेकिन बहुत ज्यादा मास भी बीच में है, सेंटर में है, उस सेंट्रल राउंड बॉडी में, और positive charge भी वही है, right? And there is an alpha particle which retraces its path by 180 degree when it strikes with the center. ठीक है,
तो एक ऐसा पार्टिकल था जो बिल्कुल उस सेंटर कोर के बिल्कुल सेंटर में गया एंड इट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, वापस आ गया। ठीक है, ठीक है ना बेटे, दिस डिफ्लेक्टेड इट retraces its path। The alpha particles which go just center of the nucleus, there is maximum repulsive force। ठीक है, अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिव है तो सेंट्रल कोर के बिल्कुल सेंटर में गया तो देयर इज मैक्सिमम रिपल्शन। उस मैक्सिमम रिपल्शन की वजह से क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू दैट मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स, इट retraces its path, वापस इस तरीके से जा रहा था, इट डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्रीज and it retraces its path। दैट्स मीन इसको क्या हुआ, मैक्सिमम रिपल्शन फोर्स लगी क्योंकि बिल्कुल सेंटर से जा रहा था, ये वापस आ गया। तो 12,000 अल्फा पार्टिकल्स में से देयर इज वन व्हिच डिफ्लेक्टेड बाय 180 डिग्री, मतलब बहुत ज्यादा लार्ज डिफ्लेक्शन, राइट? Understood? So these are the four observations. What are these four observations? Number one, most of the alpha particles go straight. Some, यानी कि which is only 0.14%, which are deflected with very small angles, and 1 out of 8,000 alpha particles which deflected more than 90 degree, and there is one alpha particle which retraces its path, that means deflected by 180 degree. So from these observations, what conclusion he made? What conclusion he made? Most of the alpha particles went straight, so that most of space in atom is empty. कि एटम के अंदर बहुत सारा स्पेस क्या है, एम्प्टी, तभी तो वो बिल्कुल स्ट्रेट चले गए, राइट? सेकंड, टू एक्सप्लेन लार्ज एंगल डिफ्लेक्शन, मतलब बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स थे जो लार्ज एंगल से डिफ्लेक्ट हुए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए। व्हाट इज द कॉज ऑफ डिफ्लेक्शन, क्यों डिफ्लेक्ट हुए वो, क्यों उन्होंने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली? Rutherford suggested that all the positive charge and mass of the atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom। कि कुछ तो ऐसा है पूरे एटम के सेंटर में जहां पे पॉजिटिव चार्ज है, सारा का सारा चार्ज पॉजिटिव चार्ज वही है, तभी डिफ्लेक्शन हो रही है, और मास भी वही कॉन्सेंट्रेटेड है, क्योंकि बाकी तो सारा एम्प्टी है, मास भी ज्यादातर वही है। So from deflection, large angle deflection से उन्होंने निकाला कि there is positive charge and mass when atom is concentrated in a very small region called the nucleus of the atom। तो उन्होंने यहाँ से डिस्कवरी की थी किसकी, न्यूक्लियस। So Rutherford discovered nucleus from the alpha scattering experiment। Third, the nucleus is surrounded by some cloud of electrons whose total negative charge is equal to the positive charge of an atom, makes atom is electrically neutral। उन्होंने ये भी कहा था कि एटम की चारों तरफ पूरा एक क्लाउड है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड उनका नंबर उतना ही है जितना पॉजिटिव चार्जेस हैं इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट मींस एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, if we plot the graph between scattering angle, yes bete, if we plot the graph between scattering angle and the number of particles scattered, कितने पार्टिकल्स थे जो स्कैटर हुए और उनका स्कैटरिंग एंगल क्या था, if we plot the graph between two, अगर हमारे पास इनिशियली ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थे तो स्कैटरिंग क्या थी बेटे, कम थी। ठीक है, सो स्कैटरिंग क्या थी, ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स से स्कैटरिंग क्या थी, तो स्कैटरिंग ज्यादा थी, यानी कि जो स्कैटरिंग एंगल है थीटा वो कम था। ज्यादा नंबर ऑफ, अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स है, स्कैटरिंग इज लेस, जितना नंबर कम होता जाएगा जो थीटा है दैट इंक्रीजेस, यानी कि स्कैटरिंग एंगल इंक्रीजेस एज द नंबर ऑफ particles, alpha particles decreases। So there is exponential relation between two। ठीक है ना, exponential मतलब decreasing curve, so that is the relation between two। So
So what is if we summarize all the observations and the conclusion, then there is Rutherford atomic model. क्या था उसका मॉडल एंड what are its limitations? So on the basis of experiment, Rutherford proposed an atomic model as number one, an atom consists of a small and massive core, central core, in which the entire positive charge and almost whole mass of the atom is concentrated. This central core is called nucleus. कि पूरे एटम के सेंटर में कुछ ना कुछ ऐसा है, एक राउंड बॉडी है जहाँ पे द होल मास ऑफ द एटम एंड द पॉजिटिव चार्ज इज सपोज्ड टू बी concentrated. We call this central core as nucleus. So from this experiment, Rutherford discovered nucleus. Nucleus की discovery किन्होंने की? And who discovered electrons? J.J.Thomson. The size of nucleus is about. उन्होंने size के बारे में बताया. The size of the nucleus is 10 raised to power -15 meter. ये क्या है 10 raised to power -15 मीटर. न्यूक्लियस का साइज जो है वो इतना है एंड एटम का कितना है? It's 10 raised to the power -10 मीटर. ठीक है. Then third, the nucleus is surrounded by suitable number of electrons. न्यूक्लियस के चारों तरफ एटम में बहुत सारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी रिवॉल्व करते हैं, जिनका टोटल नेगेटिव चार्ज इज इक्वल टू द टोटल पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस. इसलिए दैट्स व्हाई द एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ठीक है ना, कि जितना पॉजिटिव चार्ज है न्यूक्लियस के अंदर उतना ही नेगेटिव चार्ज है, मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही है जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस हैं. पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस के अंदर है और नेगेटिव चार्जेस का एक पूरा क्लाउड है अराउंड द न्यूक्लियस. दैट्स व्हाई एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. And electrons revolve around the nucleus in various orbits like planets around the sun. और इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ इसी तरीके से रिवॉल्व करते हैं जैसे कि प्लैनेट्स अराउंड द सन इन द ऑर्बिट्स. अंडरस्टूड? सो दीज आर द 4 पॉइंट्स ऑफ Rutherford's model. We also know the limitations. So what are the limitations of Rutherford atomic model? According to the electromagnetic theory, an accelerated charged particle emits energy in the form of electromagnetic waves. ये पढ़ा था, है ना, कि अगर एक accelerated charge it produce electromagnetic waves प्रोड्यूस करेगा वो, thus electrons should also radiate energy. तो रदरफोर्ड ने क्या कहा था in the last point कि electrons are revolving in the orbits. इलेक्ट्रॉन क्या रिवॉल्व करता है, कहाँ रिवॉल्व करता है? ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करता रहता है, क्योंकि चार्ज एक्सेलरेट कर रहा है, मूव कर रहा है, इस तरीके से मूव कर रहा है सर्कुलर में. तो देयर इज चेंज इन इट्स वेलोसिटी. वेलोसिटी में चेंज हो रहा है. जब कोई चीज वेलोसिटी में चेंज करते देयर इज सम एक्सेलरेशन. तो वो जो सर्कुलर मोशन है that is accelerated motion. In 11th class in uniform circular motion we have studied about the acceleration, about the circular motion. तो कोई भी अगर circular motion है, ठीक है, that means accelerated motion है. तो रदरफोर्ड ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन जब ऑर्बिट के अराउंड ऑर्बिट में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा होता है तो उस टाइम पे वो एनर्जी रेडिएट करता है. ये एक्सेलरेटेड मोशन है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस होगी, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस होगी, यानी कि एनर्जी का लॉस होगा. ठीक है, अगर वो इसी तरीके से मूव करता रहा तो देयर इज लॉस ऑफ एनर्जी. तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी एनर्जी का लॉस होता रहेगा एंड इट्स रेडियस ऑफ द ऑर्बिट डिक्रीजेस ग्रेजुअली. धीरे धीरे जिस ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहा है उसकी रेडियस डिक्रीज होती चली जाएगी, यानी उसकी ऑर्बिट क्या होती जाएगी, छोटी होती चली जाएगी एंड अल्टीमेटली फॉल इनटू द न्यूक्लियस. पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस होती है, आखिर में वो उसमें गिर जाएगा. सो फ्रॉम दिस पॉइंट वी टेल्स अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ एटम कि अनस्टेबल होती है. ठीक है, स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बता पाया था कि नहीं ऐसा नहीं होता है, स्टेबल होती है न्यूक्लियस, ऐसा उन्होंने नहीं कहा था. उन्होंने कहा था कि अगर इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहा तो एक दिन गिर जाएगा न्यूक्लियस में और पूरा एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहेगा. अंडरस्टूड? बट उनकी इस लिमिटेशन को किन्होंने दूर किया था? Who corrected the limitation of the Rutherford?
नील बोर जो इनके स्टूडेंट थे, पीएचडी के स्टूडेंट थे, उन्होंने करेक्ट किया था अपना एक थर्ड पोस्टुलेट देके, जिसमें उन्होंने कहा था हाँ ये एनर्जी रेडिएट करता है, बट कब करता है? कंटिन्यूसली एनर्जी रेडिएट नहीं करता, हमेशा एनर्जी रेडिएट नहीं करता। ये कब एनर्जी रेडिएट करता है? व्हेन इट हैव टू जंप फ्रॉम लोअर टू अपर या अपर टू लोअर, तब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। जब ये हायर से लोअर में करता है इट एमिट एनर्जी, और जब इसको लोअर से अपर में जाना होता है इट एब्जॉर्ब्स एनर्जी। तो एनर्जी का ट्रांजिशन होता है व्हेन इट चेंज द स्टेट। ऐसे घूमते हुए लगातार एनर्जी रेडिएट नहीं करता, तो एनर्जी लगातार लॉस नहीं होगी, दैट मींस इट डजंट फॉल इनटू द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस क्या है? स्टेबल है। बट इन्होंने कहा था अनस्टेबल न्यूक्लियस है, यानी कि इधर इसमें गिरेगा और न्यूक्लियस के अंदर कोलाइड करेगा। ठीक है, so this is Rutherford atomic model and its limitation. Understood? What are the two atomic models we have discussed today? J.J.Thomson atomic model and Rutherford atomic model. In the upcoming lectures, we discuss about the Neil Bohr's atomic model and his postulates. Right? So we end today's lecture.